नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सभी पक्षकारों को ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो मिल गया कि शपथ पत्र देने पर यह वीडियो मिला है। मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू और लक्ष्मी देवी को यह सर्वे का वीडियो दे दिया गया है। बंद लिफाफे में फोटो और वीडियो मिला है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बंद लिफाफे में फोटो और वीडियो दे दिए गए हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें लीक ना किया जाए। इसके लिए एक शपथ पत्र भरवाया गया है और ज्ञानवापी केस को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो दोनों पक्षों को, सभी पक्षों को ये वीडियो दे दिया गया है और फोटो भी इसमें शामिल है। सर्वे की जो रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में सौंप दी गई है। अब दोनों पक्ष अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर अगर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो वो दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराई जाएगी। 2100 रुपए जमा हुआ है। 2100 रुपए जमा हुआ है। शपथ पत्र दिया आप लोगों को? जी शपथ। अच्छा, कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप लोगों को? नहीं, हम लोग को बोला गया है कि आप लोग किसी को दिखाइए मत, सार्वजनिक नहीं होगा ये सार्वजनिक नहीं होगा। अगर सार्वजनिक करना होगा तो हम खुद आदेश देंगे। ये कोर्ट का आदेश है। आप लोगों की ओर से क्या तैयारी है? कोर्ट के आदेश को मानना है, नहीं मानना है? क्यों नहीं मानना है? मानना है। जब आदेश हो जाएगा तो आप लोग को हम लोग दे देंगे। आप लोग लगातार इस मामले में लड़ाई जीते चली जा रही है। अभी 2 सीढ़ी चढ़े हैं, अभी और सीढ़ी बाकी है। अभी 2 सीढ़ी को जीतने के लिए कुछ तो इंतजार करना पड़ेगा कि सीढ़ी। तो यहाँ पर ये महिलाएं हैं जिनको ज्ञानवापी सर्वे के सबूत सौंप दिए गए। महिलाओं में बेहद खुशी है और यहाँ पर ये कहना है कि लगातार ये इस लड़ाई को जीती चली जा रही है और चूंकि ये सर्वे के सबूत चाहती थी तो अब इनको ये सर्वे के सबूत सौंप भी दिए गए। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वाराणसी जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें आज पूरी नहीं हो पाई और कोर्ट ने अगली तारीख दे दी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा और दूसरे विग्रहों से जुड़ी याचिका सुनने लायक है या फिर नहीं, इस पर फैसला 4 जुलाई के बाद ही होगा। केस निरस्त करने के लिए मुस्लिम पक्ष के वकीलों के 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें रखी जाएगी। बात हुई है और 2 घंटे में जो वाद पत्र के पैराज थे वो उधर मस्जिद कमेटी की तरफ से जो वकील साहब हुए थे उन्होंने पढ़ के उसको सुनाया और मुख्य रूप से उनका कहना था कि 5 लेडीज केवल दावा नहीं कर सकती, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट होना चाहिए था और 5 महिलाएं केवल अपने अधिकार के लिए इस कोर्ट में नहीं आ सकती। तो क्या रहा, आप लोगों ने कोई आपत्ति दाखिल की? अभी तो बात उधर की चल रही है, हम नोट कर रहे हैं। जब उधर खत्म हो जाएगी तब हम अपनी बात करेंगे। अब अगली तारीख 4 जुलाई है। मुस्लिम पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई। जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता, उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। तो देखिए, जून की छुट्टियों के बाद अब जब 4 जुलाई को सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ रहता है, उसके बाद यहाँ पर हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें रखी जाएंगी। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो पाई है, जो दलीलें मुस्लिम पक्ष रख रहा था वो पूरी नहीं हो पाई हैं। 4 जुलाई को बहस जारी रहेगी। सभी पक्षों को वीडियो भी दे दिया गया है। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि आपको आपत्ति दर्ज अगर करवानी है अध्ययन के बाद तो वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या रहा, सभी पक्षों से आपत्ति मांगी गई। हिंदू पक्ष की याचिका है और इसे लेकर जो सुनवाई होनी है, नियमित पूजा की मांग जो है लगातार यहाँ पर की जा रही है, लेकिन 8 जुलाई को अगली सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी होगी। तो जिला कोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। गर्मियों की छुट्टियां हैं, जून महीने में कोर्ट बंद रहेगा, जिसके चलते अब जुलाई में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जो वीडियो है, जो सबूत हैं, जो फोटोज है, वो बंद लिफाफे में सौंप दिए गए हैं दोनों पक्षों को। दोनों पक्षों तक वो पहुंच गए हैं। अब अध्ययन दोनों पक्ष उस पर करेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक शपथ पत्र भी उनसे भरवाया गया है।
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग से जुड़ी याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष समेत सभी पक्षकारों से मामले को लेकर आपत्तियां मांगी है, यानी कि 8 जुलाई को सभी पक्षकार अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अलावा मुस्लिमों पर की एंट्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका भी दाखिल की गई है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले एक ये याचिका भी लगाई गई जिसमें मांग उठाई गई। ऑब्जेक्शन इनवाइट किया है स्टेट से सभी डिफेंडेंट से कि अपना अपना पक्ष रखें और उसके बाद में ऑर्डर होगा उस एप्लीकेशन के ऊपर जिसमें तत्काल पूजा मांगी गई है। पेंडिंग रखा गया एप्लीकेशन को जज साहब के द्वारा कि सामने वालों को पहले कॉपी दे दी जाए, उनको सुन लिया जाए, उसके बाद आदेश होंगे। 8 जुलाई। तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रवि किशन की अब बात करते हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात उन्होंने कही है। रवि किशन ने साफ किया कि फैसला तथ्यों के आधार पर होगा, लिहाजा इस पर बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है। वहां नंदी जी बचपन से देखता रहा कि नंदी जी वहां बैठी है, नंदी जी का चेहरा उस तरफ है, तो ये सवाल बचपन लेकिन कभी जहन में आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि इस बात को कोई उठा नहीं रहा था। अब चूंकि बात उठी है, अब जाने हैं कि नंदी जी वहाँ हैं, मेरे महादेव यहाँ बैठे हैं, बहुत विशाल नंदी जी हैं, तो अब ये सवाल सबके सामने आ चुका है और ये अब माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में है, तो एक मैं प्रतिनिधि होने के नाते मेरा बोलना ठीक नहीं है। बस यही कि जो भी तर्क हो वो हर समुदाय के लिए, वो हिंदू समुदाय हो, मुसलमान समुदाय, जो भी न्यायालय का डिसीजन आएगा उसका हम लोगों को उसको मानना होगा। जयंत चौधरी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कराया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में जयंत चौधरी ने पर्चा दाखिल किया। जयंत चौधरी एसपी आरएलडी के सांझे उम्मीदवार हैं। नामांकन के बाद जयंत चौधरी ने गठबंधन की मजबूती का दावा किया। साथ ही 2024 चुनाव जनता से जुड़े मुद्दों पर लड़ने की बात कही है। जयंत चौधरी ने यह दावा भी किया कि खेती किसानी से जुड़े तमाम मुद्दों पर संघर्ष जारी होगा और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आपने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बड़ा दिन है मेरे लिए। लोकदल के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने की लाज हमें रखनी है। जो निर्णय लिया अखिलेश जी ने, बड़ा निर्णय लिया, बड़ा फैसला लिया, गठबंधन मजबूत रहेगा। सर, जिस तरीके से योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया है, आरएलडी क्या कुछ कहेगी? कृषि पे सिर्फ 2.8% टोटल व्यय का आपने दिया है, जो सभी राज्यों की तुलना में कम है। शिक्षा के सभी राज्यों के औसत आप देखेंगे उसमें हमने कम दिया है, और ग्रामीण विकास, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और यही कारण है कि हमारा प्रदेश पिछड़ रहा है। सर, अंतिम सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है, अब आप भी राज्यसभा में पहुंच गए हैं, पश्चिम में बड़ी पकड़ रखते हैं, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से होंगी? कल हमने, क्योंकि दिल्ली का चुनाव होना है, बड़ा चुनाव होना है, कल दिल्ली में 2 बड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर विज्ञान भवन में हमने अधिवेशन किया है और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर, नौजवानों के मुद्दों को लेकर, खेती किसानी के मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने विधानसभा में सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेक्टर का बुरा हाल है और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी आज तक सपना ही है। अखिलेश ने सरकार से पूछा कि किसानों की आमदनी दोगुनी क्यों नहीं हुई, जबकि आपने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था। और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ, मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप, हम तो कह रहे हैं नहीं चलाइए सैफई में। कम से कम नेता सदन 5 साल है आपके पास, उसी की नकल कर करके आप गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में क्यों नहीं स्कूल बनवाते हो आप? और अगर उससे बेहतर बना सकते तो बनाइए उससे बेहतर। कुछ बोले कोई सदस्य? स्कूल
आप देखा संस्कृति दिखाइए तो शायद आपकी आंख खुल जाएगी, और अनुभव स्कूल दिखाएंगे तो शायद आंख खुल जाएगी। अखिलेश जी ने आज नीति आयोग के हवाले से हम पे कटाक्ष कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, और कह रहे थे आप नीचे से चौथा हो। मैंने उसके बाद देखा तो नीति आयोग का जो डाटा है वो 2016-17 का है। जब अखिलेश जी आपकी सरकार थी तो आपको इतना ही नहीं पता कि आप अपने ही डाटा में हमें जोड़ रहे हो और आप उसके लिए जिम्मेदार हो जो नीति आयोग ने दिखाया। तो नीति आयोग ने जो कहा है 2016-17 के ऊपर कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में रैंकिंग में नीचे से चौथे स्थान पे था, तो वो आपके कार्यकाल का है, न ही भाजपा के कार्यकाल का है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजनौर में बुलडोजर चलाए हैं। नूरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया, दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया। बुलडोजर चलने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो अतिक्रमण के खिलाफ जो एक्शन पिछले कई दिनों से लगातार लिया जा रहा है, जब से योगी सरकार 2.0 का गठन हुआ है, उसके बाद से ही लगातार अवैध कब्जे पर कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। इसी क्रम में थाना कलान के कस्बे में अवैध कब्जा हटाने की कोशिश हुई। जब अवैध कब्जा हटाया जा रहा था तो व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बुलडोजर के सामने जाकर खड़े हो गए और इस दौरान पुलिस और व्यापारियों में जमकर नोकझोंक हुई। व्यापारियों के भारी विरोध के बाद प्रशासन ने इन लोगों को अवैध कब्जा हटाने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी। उन्नाव में स्टाफ को बंधक बनाकर स्टोर में लाखों की लूट की गई। ईडी ने स्टोर में महिला और पुरुष कर्मचारियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि लुटेरा शॉपिंग के बहाने घुसा था और उसने मास्क और जैकेट से चेहरा ढका हुआ था। लूटपाट के बाद सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी वो ले गया। गंगाहाट कोतवाली का ये मामला है। मतलब आदमी आया शॉपिंग कर रहा था, ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं, हम लोगों ने उनसे 2-3 बार पूछा सर क्या चाहिए, तो वो कुछ बोले नहीं, कहने ले लेंगे। तो हम लोगों ने सोचा सभी ले लेते हैं, वो भी कुछ ना कुछ लेने ही आए। फिर वो जस्ट मेरे बगल में आके सर पे गन लगा दी और बोले कि मैनेजर कौन है। तो हम लोगों ने कहा मैनेजर नहीं आते। वो फिर हम लोग को डायरेक्ट बैक ऑफिस ले गए, पीछे साइड होते होते हम लोग पीछे गए। अयोध्या में रामलला के मंदिर के गर्भगृह का शीला पूजन 1 जून को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। शीला पूजन के बाद गर्भगृह का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए 5 दिन का अनुष्ठान राम जन्मभूमि परिसर में चल रहा है। 1 जून को सुबह 9 बजे से नक्काशीदार पत्थरों से रामलला के गर्भगृह का निर्माण शुरू किया जाएगा। रामलला का गर्भगृह 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा होगा। गर्भगृह की बाहरी दीवार जो है 6 फीट मोटी होगी। 2 दिन बाद 1 जून बुधवार 2022 प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक नक्काशीदार पत्थरों को गर्भगृह के चारों ओर स्थापित करना, इंस्टॉल करना प्रारंभ करेंगे। अभी तक 2 वर्ष में मंदिर की नींव बनी है और मंदिर का फर्श ऊंचा किया गया है।
रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी है। भगवान रामलला के बहुप्रतीक्षित मंदिर के निर्माण का क्षण अब आ चुका है। 1 जून को भगवान रामलला के गर्भगृह की प्रथम शिला का पूजन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में करेंगे। इसके लिए 40 वैदिक ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान ये कहा जाए, वो राम जन्मभूमि परिसर में योगी आदित्यनाथ से पूजन कराएंगे। महापीठ यानी कि जिस जगह भगवान बैठते हैं उसके पीछे की दीवार की प्रथम शिला सबसे पहले पूजी जाएगी और वहीं से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। भगवान रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त बाकायदा जिस जगह पर गर्भगृह का निर्माण होना है उस जगह प्लिंथ का निर्माण पूरा हो चुका है और पूरे मंदिर में लगभग सितंबर तक प्लिंथ का निर्माण, या प्लिंथ यानी कुर्सी जिस जगह पर भगवान का मंदिर होगा वो जमीन से 21 फुट ऊंची होगी, उस जगह पर निर्माण 21 सितंबर तक चलेगा। लेकिन गर्भगृह स्थल पर निर्माण पूरा हो चुका है और वहां पर निर्माण कार्य अब गर्भगृह का होना है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और इस मामले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई की गई है आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर। तो आय से अधिक संपत्ति का ये मामला चल रहा था जिसे लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए हैं। ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए हैं। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी है।